करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है आपका, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे कंडक्टर के बेसिस पे जाके। तो पहली चीज तो आपको जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि क्या कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप सबसे पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर ये होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं वो किसमें होगा? वो होगा कंडक्टर के केसेस के अंदर। इंसुलेटर के जितने भी केसेस हैं उन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज स्टडी कर चुके हैं करंट के बारे में, मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो सब आपने पढ़ी हुई है। तो हम वहां से वन स्टेप ऐड मूव करेंगे आज। तो सबसे पहली चीज, तो करंट होता क्या है? तो करंट होता है फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का जो फ्लो होने का जो रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। यस और नो? ठीक है, तो देखिए, अगर हम लिखेंगे करंट के बारे में सबसे पहले, तो करंट को हम लिखते किस तरीके से हैं? तो मैं लिखूंगा आई एवरेज। अगर आप देखें, आई एवरेज इज इक्वल्स टू, आई रिप्रेजेंट्स करंट, तो इसे हम लिख सकते हैं चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है। अब एवरेज है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यही लिखेंगे। दूसरी चीज, जो करंट का यूनिट है, यूनिट, यूनिट क्या है? यूनिट है एम्पियर, जिसे सिंबल से अगर आप रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जैसे हमने लिखा है आई एवरेज, मतलब एवरेज करंट जो कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा वो क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें, वहां पर अगर आप करंट फाइंड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप? तो वहां पे आप एक चीज समझिए कि हम क्या करते हैं, डेल्टा टी जो आप लेते हैं उसे, डेल्टा टी को टेंस टू जीरो हम लिमिट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डेल्टा टी टेंस टू जीरो की लिमिट ले लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो हम लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को हम क्या लिखते हैं? डी क्यू बाय डी टी। यस और नो? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो करंट आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है? डी क्यू बाय डी टी। बोलो, क्लियर है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड थिंग, करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? स्केलर सॉरी, स्केलर स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ठीक है, समझिए, इस चीज को भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करें, सपोज इस तरीके से मैंने डायरेक्शन ले ली, मान लीजिए कि यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो कितना आएगा? तो करंट आता है 5 एम्पियर, राइट? यस और नो? तो करंट अगर 5 एम्पियर आया, इसका मतलब हमने क्या किया यहाँ पे? हमने यहाँ पे स्केलर एडिशन किया। हमने क्या किया यहाँ पे? स्केलर एडिशन किया, मतलब 2 + 3 5 कर दिया। सपोज मान लीजिए अगर इस करंट की डायरेक्शन को मैं चेंज करता हूं, क्या करते हैं? करंट की डायरेक्शन को अगर हम चेंज करते हैं, देखिए
अगर मानो यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आपका 3 एम्पियर आ रहा है, ये आपका 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट आएगा? जो थर्ड ब्रांच है 1 उसमें कितना करंट जाएगा? 1 1 एम्पियर एम्पियर 1 एम्पियर 1 करंट एम्पियर जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है। इसका मतलब करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है? इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को, कि करंट को हम टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ना स्केलर ना वेक्टर, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। सपोज मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि करंट इज अ विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, अगर आपको ऑप्शन में स्केलर, वेक्टर, टेंसर तीन और चौथा नन ऑफ द अबव गिवन है, सो उस केस में आप क्या प्रेफर करेंगे? यू विल प्रेफर व्हाट? यू विल प्रेफर, यू विल प्रेफर टेंसर क्वांटिटी। क्या प्रेफर करेंगे वहां पे? टेंसर। बट मान लीजिए अगर आपको वहां पे टेंसर क्वांटिटी मेंशन नहीं किया गया है, इन दैट केस आप स्केलर क्वांटिटी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्केलर क्वांटिटी। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। पक्का? ठीक, ना आगे बढ़ते हैं इससे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने बात कर रहे हैं यहाँ पे कंडक्टर्स के बारे में, और मैंने आपको बताया कि जैसे आप कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉन्स की जैसे हम बात, सॉरी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की जिसमें हम बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे स्पेशली बात करें फिलहाल कंडक्टर्स के बारे में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर ओनली इन कंडक्टर्स, राइट? सो मान लीजिए यहाँ पर अब मैं एक केस आपको लेके बता रहा हूँ। मैंने इस तरीके से एक सिलेंडर ले लेता हूं, ठीक है? ये एक सिलेंडर ले लिया है ना। इस सिलेंडर के अंदर अगर मैंने करंट की डायरेक्शन ये प्रिफर की है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, तो अब आप मुझे बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी होगी? क्या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी? कौन सी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की? मतलब इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? सर राइट टू opposite लेफ्ट to राइट टू लेफ्ट, opposite to current opposite to the opposite to direction of current current. Exactly. ऑपोजिट Opposite to डायरेक्शन the, ऑफ करंट। yes, करंट की जो डायरेक्शन है उससे कैसा डायरेक्शन मिलेगा हमको? ऑपोजिट फ्लो मिलेगा, लाइक दिस। ठीक है? क्लियर है यहां तक? ओके, ग्रेट। अब देखिए यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब आगे चल के हम लोग कुछ इस तरीके से स्टडी करेंगे जिसमें एक टर्म आएगा पॉजिट्रॉन। क्या टर्म आएगा? पॉजिट्रॉन। तो अब यहाँ पे ना मैं इलेक्ट्रॉन बोलूंगा ना प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन बोलूंगा, मैं बोलूंगा फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपको समझ जाना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? देखिए देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसके साथ में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है? लाइक दिस, फाइन। ना
जब मैंने इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की, इसका मतलब यहाँ पे V पोटेंशियल है इसके पास में, कितना पोटेंशियल है V, तो यहाँ पे कितना होगा 0, तो यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा V। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज, किसका फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे मैं अगर E प्लस लिख रहा हूं दैट मीन्स पॉजिट्रॉन, और यहाँ पे E माइनस लिख रहा हूं दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब मैं बार बार ये टर्म्स का यूज नहीं करूंगा, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज बोल दूंगा, दैट इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया आप लोगों का केमिस्ट्री में। यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वहां पर CuSO4, सपोज आपका कोई बैटरी या कोई सेल लिया होता है, ठीक है, उसमें आप लैक्लांसर सेल और ड्राई सेल और ये सब सारे सेल पढ़ेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि CuSO4 कॉपर सल्फेट नाम का एक सॉल्यूशन फिल किया होता है, ठीक है, एनोड कैथोड्स होते हैं, कॉपर सल्फेटिक सॉल्यूशन फिल किया होता है, तो उसमें Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब वहां पर क्या होता है कि Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस दोनों का मूवमेंट हो रहा होता है। वहां पर क्या होता है, Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस दोनों का मूवमेंट हो रहा होता है, दोनों कैरियर होते हैं। यहां पर कैरियर है आपका इलेक्ट्रॉन, यहां पर कैरियर कौन है आपका, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां तक? ओके ना, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको कैपेसिटर वाले में बताया था, वर्क डन बाय बैटरी को हम लिखते हैं Q इंटू वी। क्या लिखते हैं, Q इंटू वी। यहां पर Q लेने का मतलब क्या हुआ, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज E, और V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पॉइंट पे, तो इसके पास में कितनी एनर्जी होगी, इसके पास कितनी एनर्जी होगी, इसके पास एनर्जी होगी E इंटू वी। कितनी एनर्जी है, E इंटू वी। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को कैरी करते हुए कंडक्टर में से आगे की तरफ पास हो रहा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो L लेंथ का जो डिस्टेंस है, जब वो L लेंथ का डिस्टेंस कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये चार्ज कैरियर जिसे हम कह सकते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो वो एनर्जी के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो यहां पर पहुंचने पे उसके पास कितना एनर्जी रह जाता है, 0। एनर्जी कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने जो चार्ज लिया है, यहाँ पर चार्ज को जो एक एनर्जी मिली, राइट, वो एनर्जी कहां चली गई, वो एनर्जी कहां चली गई, कंडक्टर ने ले ली ना वो एनर्जी। किसने ले ली एनर्जी, कंडक्टर। राइट, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर एनर्जी प्रोवाइड हुई E इंटू वी। क्या एनर्जी प्रोवाइड हुई, E इंटू वी। और यहां पर पहुंचने पे वो एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वहां पर पहुंचने पे एनर्जी क्या हो जाती है, 0। क्लियर हो रहा है ये चीज? यस सर। यस सर। ग्रेट। अब आप एक चीज समझिए कि यहां पर ये जो सारा सिस्टम सेटअप किया है, ठीक है, अगर मैं इसमें ऐसा लिखूं कि इसके अक्रॉस मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, क्या किया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म हमने अप्लाई की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू V बाय L लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, V बाय L लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो यहाँ Yes, पर sir. जो Yes. बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया अक्रॉस द सर्किट, उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, जब उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात हम वहां पे स्टॉप करके एक चीज समझते हैं पहले, वो ये
कि यहाँ पर जब हमने V पोटेंशियल मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस आपने जो दिया है बैटरी के अक्रॉस क्या दिया है, V पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने दिया है तो वहां पे एनर्जी कैरी हो रही है E इंटू वी। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ईवी एनर्जी के साथ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। सपोज यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, राइट, इस पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू किया। अब एनर्जी का लेवल ये था, अब एनर्जी का लेवल डिक्रीज होके इधर आया, फिर वो बैटरी के पास फिर पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे ही वो बैटरी के पास पहुंचा, बैटरी ने उसे क्या किया, और एनर्जी दे दी। बैटरी ने क्या किया, उसे फिर से एनर्जी दे दी, फिर से वो एनर्जी लेके स्टार्ट किया। कट क्या तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको बैटरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी का क्या रोल है, बैटरी क्या कर रही है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रही है। बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल किया पॉइंट ए से शुरू करना और ट्रैवल किया पॉइंट बी तक। तो पॉइंट ए पे उसके पास एनर्जी थी ईवी, पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद उसके पास एनर्जी हो जाती है जीरो, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो पोटेंशियल वहां पर उसकी एनर्जी हो जाती है जीरो। इसका मतलब वो एनर्जी जो इसके पास ईवी थी वो कहीं ना कहीं स्पेंड हो गई, मतलब कहीं ना कहीं खर्च हो गई है। तो वो जो एनर्जी खर्च हुई कहां पर हुई, तो वो एनर्जी खर्च हो रही है इस कंडक्टर के अंदर कहीं पर भी, राइट। अब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली होके पहुंचा बैटरी के पास में फिर से, और बैटरी ने फिर से उसको एनर्जी भर भर के दे दी। तो फिर से वो एनर्जी लेके कैरी करके फिर कंडक्टर के अंदर से पास होना शुरू किया उसने। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे काम करते हैं कि जैसे कोई खाली ट्रक आया है और वो खाली ट्रक के अंदर लोडिंग करते हैं, फिर वो वापस जाता है, अनलोड करता है, फिर वापस आता है, फिर लोड करता है, फिर जाता है, फिर अनलोड करता है। यही प्रोसेस इसके अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है, बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रही है। बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो यहां पर बैटरी का जो रोल है वो है बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज कैरियर्स। बैटरी प्रोवाइड एनर्जी to the charge carriers. बोलो, क्लियर है यहां तक? क्लियर है, चलिए आगे समझिए। यस सर, ऐसा कोई पॉइंट आएगा जब ये बैटरी मतलब प्रोवाइड करना बंद कर देगी एनर्जी को? नहीं, जब उसके अंदर देखो ये जो चीज है, ये एक्चुअली क्या है कि जो आप तो बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है, जो सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, और उसी एनर्जी का हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? यस सर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अब समझिए, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं अब कॉपर के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, कॉपर। तो कॉपर कंडक्टर है या इंसुलेटर है, पहली चीज तो बताइए। कॉपर कंडक्टर है या इंसुलेटर है? कंडक्टर है, बट ऑब्वियस है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, राइट। अब आप लोगों को ये पता होगा, एज अ student of chemistry you must be knowing that in 1 gram of copper, कितना, 1 gram of copper,
6.023 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 6.023 into 10⁻23 electrons are present in 1 coulomb, in 1 gram of copper. So 6.023 into 10⁻23 free electrons is a small amount or big amount? Big amount. Big amount, right? अब आप एक चीज बताइए, जब 1 ग्राम कॉपर के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 ग्राम कॉपर के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज मान लीजिए कि हम, यस हेलो, आप समझिए कि ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे n, इससे लिखा जाता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बाय वॉल्यूम, ये स्मॉल n को लिखते हैं। कुछ बुक्स के अंदर स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N बाय V भी लिखते हैं। V is your volume and capital N is number of free charge carriers, ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक और चीज समझिए। अब जब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब बिग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है? सपोज एक क्लासरूम की कैपेसिटी है 20 स्टूडेंट्स की। कितनी कैपेसिटी है? 20 स्टूडेंट्स की। अब वो 20 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाले क्लास में अगर आप 100 बच्चों को बिठा दोगे तो क्या होगा? कॉलिजन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू होगा? कॉलिजन होना शुरू होगा या नहीं होगा? पहले तो बताओ। हाँ सर, कुछ बच्चे बाहर भी निकल जाएंगे। ठीक है, सो देयर मस्ट बी सम अमाउंट ऑफ कोलिजन ओवर देयर बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब क्या होगा कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ रैंडम पोजीशन, तो यहां पर उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 0। कितना हो जाता है नेट डिस्प्लेसमेंट? 0। मतलब कि there must be collision, there must be collision between free electrons, ठीक है? ये होगा ना। अब ये इनका मोशन कुछ इस तरीके का है, रैंडमली कुछ इस तरीके का, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 0 हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 0। अब आप मान लो कि किसी एक स्टूडेंट को, मान लो मैंने शान को एक रूम में छोड़ दिया और वो 1 साल तक उसी रूम में भागता रहा, 1 साल तक उसी रूम में भागता रहा, एक ही रूम के अंदर। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो क्या वो अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी? अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यस और नो? Yes sir. राइट। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे ये मैंने बताया कि ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर मान लो हमने लिए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? लेकिन अब इसमें तो जो हो रहा है वो रैंडम मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? रैंडम मोशन हो रहा है। लेकिन अगर आप समझिए, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एक इसी तरीके का सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर के अंदर, एक सिलेंडर के अक्रॉस क्या किया, मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। क्या किया? एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब बैटरी कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि यहां पर एक फिक्स्ड रीजन के अंदर हम कह सकते हैं कि एक एनर्जी देने की शुरुआत हुई।
क्या देने की शुरुआत हुई, एनर्जी देने की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला और जिसकी वजह से हमें ये क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मोशन तो रैंडम कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी वजह से हमें कुछ, ये जो रैंडम मोशन हो रहा था, इस रैंडम मोशन में हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ये देखो क्या मिल गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल गया। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं आर से। क्या मिल गया हमको, डिस्प्लेसमेंट मिला। क्यों मिला, बिकॉज हमने एक बैटरी लगाई, क्या लगाया, एक बैटरी लगाई, और उसकी वजह से हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिला। ठीक है, इनिशियली जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जब इसके अक्रॉस हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई थी, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा, बस इसकी अगर हम स्पीड की बात करें, देखो दो चीजें हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ मीटर पर सेकंड। क्या होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। और अगर वेलोसिटी की बात करो तो उसकी कंपैरिजन में काफी कम हो जाती है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर हम पहली चीज तो ये लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जर देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो, क्योंकि स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत छोटा हो जाएगा। यस और नो? हाँ सर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम एक assumption लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ पर जो जिस वेलोसिटी के साथ हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक assumption क्रिएट किया। वो assumption क्या क्रिएट किया वो देखिए। यहाँ पर मैंने ये मान लिया ये मैं ले रहा हूं assumption, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, बट हम लेके चल रहे हैं ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, कि यहाँ पर जब इसकी ड्रिफ्ट ये जो वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इस एवरेज वेलोसिटी को हमने एक नाम दिया, एवरेज वेलोसिटी को हमने एक नाम दिया। क्या नाम दिया, तो हमने उसे नाम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका नाम, क्या नाम दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने नाम दिया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं वो आपको आइडिया लग चुका होगा, बिकॉज वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं और सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हाइल कनेक्टिंग द बैटरी हमें मिल रहा है, तो वहां पर क्या हो रही है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ क्या होगा, कोलिजन हो रहा है ना, कोलिजन। अब आपको ड्रिफ्टिंग के बारे में पता होगा कि जो कार्स होती हैं, कार्स की जो ड्रिफ्टिंग होती है उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, राइट। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं, ये एवरेज वेलोसिटी को हम क्या मान के चल रहे हैं, इट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दे दिया हमने उसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दे दिया। अब हमने अज्यूम ये किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे ले रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स सिंक्रोनाइज फॉर्म में कुछ इस तरीके से आप चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहां पर बैटरी कनेक्ट की हुई है कुछ इस तरीके से, राइट, समझ में आ रहा है। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसे हम ले लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ
क्यू, एक ही लाइन में चल रहे हैं वो, सीधे सीधे बन के। सपोज जैसे मान लीजिए अगर आपके घर पे, सपोज आपके घर पे कोई नहीं है, आप अकेले हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, तांडव मचा देते हैं घर के अंदर, जो इच्छा होती है वो करते हो, राइट। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि पेरेंट्स आने वाले हैं, क्या होता है, जैसे ही पता चलता है पेरेंट्स आने वाले हैं, तो सब कुछ एकदम स्मूथ, आराम से बैठ के अपने किताब विताब लेके दिखावा चालू कर देते हैं, राइट, यही होता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है भाई, जब तक बैटरी नहीं थी तब तक वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी भाग दौड़ रहे थे, बट जैसी बैटरी लगी उसके साथ में एक सीधी लाइन में चलना शुरू कर दिया सबने। समझ में आ रहा है, ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, क्लियर है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, these all electrons are in a queue and they are moving with a constant velocity and this is known as drift velocity। किस नाम से जाना जाता है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। बोलो क्लियर है। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको क्लियर ना। अब यहां पर आगे देखते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubt? नो सर। है भाई किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? नो। चलिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हाउ टू फाइंड द करंट इन दिस सिचुएशन। करंट अगर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा काम किया हमने, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। जस्ट अ मिनट, यहां पे मैंने एक क्रॉस सेक्शन व्यू ले लिया इसका। क्या ले लिया? एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन व्यू में से, यस और नो। इसका मतलब कि कुछ टाइम के बाद, मतलब कि dt टाइम के बाद, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या यही इलेक्ट्रॉन आपको इस रीजन में से पास होते हुए दिखाई देंगे? यस सर। यस और नो। यस सर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स dt टाइम के बाद में, कितने टाइम के बाद में, dt आफ्टर टाइम इंटरवल dt टाइम के बाद, क्या यही इलेक्ट्रॉन आपको यहां से पास होते हुए दिखाई देंगे? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है, सपोज हमने ये लेंथ ले ली dx, ये हमने मान लो l लेंथ ले लिया, मान लो चलो l लेंथ ले लिया। अगर हमने इसे l लेंथ ले लिया है तो ये l लेंथ किसके इक्विवेलेंट होगा? अगर हम ये ले रहे हैं कि बेटा ये l लेंथ है, सपोज चलो मैंने कहा ये l लेंथ है और ये l लेंथ डिस्टेंस को कवर करने में dt टाइम लग रहा है, तो l लेंथ किसके इक्विवेलेंट होगा? तो vd इंटू dt के इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या ये? यस सर। भाई डिस्टेंस होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट l है, तो क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू dt, यस और नो, राइट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू dt। इसका मतलब ये है कि यहां से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास हो रहे होंगे। क्या हो रहा होगा? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे। तो यहां पे क्या किया, देखिए जो यहां से चार्ज पास हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं dq, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब यहां से जो चार्ज पास हो रहा है वो है DQ। कितना चार्ज पास हो रहा है, DQ चार्ज पास हो रहा है। तो मैंने लिखा DQ इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या लिखा था, स्मॉल n इज इक्वल्स टू n बाय v। क्या लिखा था, n बाय v। इसका था नंबर ऑफ चार्ज, यही लिखा था ना, आगे देखो यहाँ पे, एक मिनट, लिखा था या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर DQ इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, स्मॉल n इंटू v। क्या लिखा जाएगा, स्मॉल n इंटू v। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ev इज द वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, द चार्ज फ्लोन थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो हमने एरिया लिया है, इस एरिया क्रॉस सेक्शन थ्रू के जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो क्या लिखा जाता है, DQ इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कितना है, n times of volume into E, because electrons are moving through that cross sectional area। तो वॉल्यूम को क्या लिखा जाएगा, तो वॉल्यूम को लिखा जाएगा इसका एरिया। वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, इसका एरिया। तो एरिया कितना है, तो एरिया है A। कितना है एरिया, A इंटू एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है, तो लेंथ लिया है VD इंटू DT। यस और नो, और ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन E। तो DQ इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, DQ इज इक्वल्स टू लिखा है n टाइम्स ऑफ, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम इनटू E। वॉल्यूम है आपका एरिया इनटू VD DT। अब आप एक चीज समझिए कि DQ बाई DT इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट होता है। तो करंट को आप क्या लिख सकते हैं, NEAVD। क्या लिख सकते हैं, करंट को क्या लिख सकते हैं, NEAVD। यस और नो। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो गई हैं, बहुत ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूलास बहुत काम के हैं। तो आपको करंट कितना मिल गया, NEAVD। बोलो, क्लियर है। Yes. यहां पर हमने जो सिलेंडर लिया था, ये यूनिफॉर्म सिलेंडर था। कैसा सिलेंडर था, इट्स अ यूनिफॉर्म सिलेंडर। इट्स एक मिनट, ये जो सिलेंडर लिया है ये किस टाइप, कैसा है, इट्स अ यूनिफॉर्म। कैसा है ये, यूनिफॉर्म लिया है। तो यूनिफॉर्म की कंडीशन में हमने करंट को कुछ इस तरीके से निकाल लिया। मान लीजिए अगर नॉन यूनिफॉर्म कोई केस आता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर। तो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में क्या करेंगे, देखिए, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इस तरीके का कोई नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर आपको गिवन है, ठीक है। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन पास होगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी VD1 है। कितनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है VD1 और यहाँ पे वेलोसिटी VD2 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि जो करंट पास हो रहा होगा
फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी, क्या वो करंट सेम होगा कि डिफरेंट होगा? करंट जो पास हो रहा होगा फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी, क्या वो करंट सेम होगा कि डिफरेंट होगा? काव्या? सर डिफरेंट होगा, और एक जगह पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक जगह पे कम। ओके, देव? देव मोदी, यस सर, डिफरेंट सर। करंट कैसा होगा? करंट कैसा होगा? डिफरेंट होगा पॉइंट सर। डिफरेंट होगा। शान? डिफरेंट सर। विधि? नहीं सर, करंट सेम रहेगा, सेम रहेगा सर। विधि? डिफरेंट। विधि? डिफरेंट रहेगा सर। डिफरेंट रहेगा। विश्वा? सर सेम होगा क्यों? सर, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो सेम ही रहेगा। वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? वेलोसिटी। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गुड। तो देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए सपोज आपने पानी का पाइप देखा होगा। पानी के पाइप में अगर आपको उसकी रेंज बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया कम करने से क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी रेंज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी तो वही होगा, अगर हमारे पास में जो करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू NEAVD, इसका मतलब अगर आपने एरिया डिक्रीज किया तो क्या उतने ही प्रोपोर्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर एरिया और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे तो क्या करंट सेम रहेगा नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में भी? यस और नो? यस और नो? यस सर। ग्रेट। यस अच्छा, अब एक चीज समझिए, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने अज्यूम किया है, यहाँ पर क्या किया था, अज्यूम किया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही लाइन में चल रहे हैं, इस तरीके से जैसे कोई आर्मी नहीं चलती एक साथ सिंक्रोनाइज फॉर्म में, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में कैसा है वो आप देखिए। देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चार्ज है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, यहां से बैटरी के पास से निकला, एनर्जी लेके गया, हाई एनर्जी के साथ जा रहा है, फिर एनर्जी डिक्रीज हुई, फिर वीक में मांगने चला गया किसके पास, बैटरी के पास, लाओ एनर्जी दे दो। फिर बैटरी ने उसे फिर एनर्जी दी, फिर एनर्जी लेके वो आगे बढ़ा, फिर वापस से एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हुई, जैसे कंडक्टर में घुसा, फिर एनर्जी उसकी जीरो हो गई, फिर वापस से भीख मांगने कहाँ चला गया, बैटरी का, फिर वहां से एनर्जी उसने ली, फिर वापस से कंडक्टर के अंदर फ्लो करना शुरू कर दिया। इस तरीके से चल रहा है। लेकिन रियलिटी में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जा रहा है, अब आप देखिए, जैसे मान लो पॉइंट ए से शुरू किया उसने, सपोज यहां पर है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है उस टाइम पे उसके पास एनर्जी है, फुल एनर्जी है और जा रहा है स्टक। लेकिन क्या हो, जैसे ही उसने मूव किया तुरंत ही उसका कोलिजन हो गया, फिर उसने अपनी उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, कोलिजन हुआ जीरो, फिर वापस से बढ़ा, फिर जीरो, फिर बढ़ा, फिर जीरो। ऐसा ही हो रहा है, रियलिटी में ऐसा ही होगा ना। अगर आप मान लो दौड़ रहे हो फुल एनर्जी के साथ, कोलिजन हुआ, फिर एनर्जी जीरो हुई, फिर वापस दौड़ना शुरू किया, फिर कोलिजन हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर एक्सेलरेट किया, फिर कोलिजन हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर एक्सेलरेट किया। तो इस तरीके से ये पोजीशन ये प्रोसेस चलती रहती है, राइट? क्लियर है ये चीज? अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, बैटरी अप्लाई की, बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस मिला, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई उसके अक्रॉस यूनिफॉर्म।
तो यहाँ पर इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई? चार्ज है तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो फोर्स को हम लिखते हैं F बाय m। क्या लिखते हैं? F बाय m। फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगता है Q इंटू E बाय m, और Q मतलब चार्ज, चार्ज कितना है तो स्मॉल e, तो स्मॉल e कैपिटल E बाय m। इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो स्मॉल e कैपिटल E बाय m, ये एक्सेलरेशन होगा। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। तो अब आप देखिए कि एक यहां पर पोजीशन हमने ले ली कि ये पोजीशन नंबर 1 आगे बढ़ा, ये पोजीशन नंबर 2 यहाँ पे जाके फिर कोलाइड कर गया। जब वो वहां जाके कोलाइड किया तो यहाँ पर आपको एक फ्री पाथ मिला, मतलब इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक कोई कोलिजन नहीं हुआ। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिया ये पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 2, यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन गया इस टाइम इस पाथ पर, इतने पाथ में, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का कोलिजन नहीं हो रहा है, और उसके पास एक्सेलरेशन कितना है तो स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये जो पाथ आपको मिला, इस पाथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। और इसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ क्यों कहते हैं? बिकॉज इतना पाथ ऐसा है जहां पर कोलिजन नहीं हो रहा। ठीक है, सो ये जो लैम्डा है, इस जिसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, इसे कहा जाता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोलिजन। क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स। दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका लैम्डा। बोलो क्लियर है यहां तक? यस और नो? Yes. और एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम मिल रहा है, मतलब यहां पे कोलाइड किया, फिर पॉइंट 2 पे जाके कोलाइड होगा। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम मिल रहा है, उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। रिलैक्सेशन टाइम यूनिट है सेकंड। ठीक है, तो टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो हम इसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड बिटवीन टू कोलिजन। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड बिटवीन टू कोलिजन। क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस और नो? ओके, तो एक चीज सर आप आगे समझिए। वाली स्लाइड करो एक मिनट। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि मीन फ्री पाथ लैम्डा है, इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले ली है, रिलैक्सेशन टाइम टी टाउ लिया है, और एक्सेलरेशन ए लिया है। अगर हम इसे एक काइनेमेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें S इज योर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, U आपने 0 ले लिया, दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है तो स्मॉल e कैपिटल E बाय m इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर मतलब टाउ का स्क्वायर, राइट? तो हमें यहाँ पे लैम्डा कितना मिल गया? तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल रही है स्मॉल e बाय कैपिटल E बाय 2m इंटू टाउ स्क्वायर। ये आपका लैम्डा हो गया। ये आपका क्या आ गया? लैम्डा आ गया। बोलो क्लियर है यहां तक? यस और नो? Yes. Yes, sir. दूसरी चीज हमने स्टडी किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं vd से। किससे? vd। vd इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हुआ बेसिकली, बट वेलोसिटी होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? जो मेन फ्री पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका लैम्डा और टाइम हो गया आपका टाउ। लिख सकते हैं? तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा? स्मॉल e कैपिटल E
बाय 2m इंटू टाउ स्क्वायर बाय टाउ। तो एक टाउ से एक टाउ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ गया? तो हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल्स टू स्मॉल e कैपिटल E बाय स्मॉल e इंटू कैपिटल E टाउ बाय 2m। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ये क्या आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अगर मान लीजिए करंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम? करंट की। तो करंट को हम क्या लिखते हैं? इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। देखिए, अगर हमें करंट फाइंड करना है तो करंट के लिए क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल्स टू NEAVD। क्या लिख सकते हैं करंट के लिए? I NEAVD, जिसमें I इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? NEA। VD की जगह क्या लिख सकते हैं? VD है आपका स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय 2m। क्या ये आपका करंट हो जाएगा? राइट। तो करंट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टाउ बाय 2m इंटू कैपिटल E। क्या लिख सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. ये आपका क्या आ गया? करंट आ गया। अच्छा, अब आप समझिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है V बाय L। क्या हो जाएगा? V बाय L, क्योंकि आपने L लेंथ का कंडक्टर लिया है। क्या लिया है? L लेंथ का कंडक्टर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V। तो हम E की जगह क्या लिख सकते हैं? E की जगह हम लिख सकते हैं V बाय L। तो मैंने लिखा I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टाउ बाय 2m इंटू, ये आया पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ L। क्या ये लिखना भी बिल्कुल सही है? यस और नो? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसे समझिए आगे। यहाँ पे मैंने करंट फाइंड आउट कर लिया, I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टाउ बाय 2m इंटू V बाय L। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं that V इक्वल्स टू I इंटू 2mL बाय NE स्क्वायर A इंटू टाउ। अगर मैं ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत? मैंने V को सब्जेक्ट बना लिया, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू 2mL बाय NE स्क्वायर A इंटू टाउ। अगर मैंने ये लिखा तो कोई दिक्कत? नो सर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल्स टू I, मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू I इंटू R। क्या लिख सकता हूँ? V इक्वल्स टू I इंटू R। ये क्या हो गया? ये आपका आ गया ओम्स लॉ। क्या प्रूव कर लिया हमने? ये आपका ओम्स लॉ आ गया। अब इसमें R इज इक्वल्स टू क्या आ गया? अब आप देखिए 2mL बाय NE स्क्वायर A इंटू टाउ। ये पूरा पूरा आपका R आ गया। आया कि नहीं आया? क्या आ गया? R इज इक्वल्स टू 2mL बाय NE स्क्वायर A इंटू टाउ। आ गया? Yes, sir. sir. पक्का? यस सर। Yes. बोलो, समझ में आया यहां तक? Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes. पक्का? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक और चीज समझिए। हमने पढ़ा था कि सर R इज इक्वल्स टू
आपने तो यही पढ़ा था ना 10th में कि R इज इक्वल्स टू सर रॉ L बाय A होता है। ये तो कोई नया फॉर्मूला आ गया, यस और नो? 10th में तो आपने यही पढ़ा था ना, R इज इक्वल्स टू रॉ L बाय A। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि R इज इक्वल्स टू रॉ L बाय A को इसके साथ कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, देखो 2m बाय n e स्क्वायर इंटू टाउ इंटू L बाय A। कंपेयर करो, देखो इसका मतलब रॉ क्या है, रॉ क्या है 2m बाय n e स्क्वायर टाउ। क्या ये आपका रॉ हो गया? Yes, sir. रॉ हो गया। लेकिन हमको 10th स्टैंडर्ड के अंदर रेजिस्टिविटी के बारे में इतना डिटेल में नहीं समझाया जाता है। हमें R इज इक्वल रॉ L बाय A तक ही सीमित किया जाता है, लेकिन रॉ क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, इतना बता के छोड़ दिया जाता है। बट रियलिटी में रॉ क्या है, तो रॉ है 2m बाय n e स्क्वायर इंटू टॉ। क्लियर हो गया? यस और नो? हेलो, Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes. ओके ग्रेट। अच्छा, अब हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कहानी बड़ी एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको कैपेसिटर के अंदर एक एग्जांपल देके बताया था, ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया कि भाई हमें बहुत सारे रेजिस्टर्स चाहिए, आप हमें उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख के बता दो, ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस चीज पे करता है, लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है। अगर हम बात करें तो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी, डायमेंशन मतलब लेंथ और एरिया दोनों आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो मैंने सपोज एक कंपनी ने ऑर्डर दिया एक्स कंपनी को, ठीक है। एक्स कंपनी ने क्या किया, उसने लिख के भेज दिया कि ये है 1000 रजिस्टर भेज रहे हैं, इस रजिस्टर का इतना वैल्यू, इस रजिस्टर का इतना वैल्यू, इस रजिस्टर का इतना वैल्यू, मतलब ए रजिस्टर का 10 ओम है, बी रजिस्टर का 20 ओम है, सी रजिस्टर का 25 ओम है, ऐसे उसने लिख के वैल्यू भेज दिया। अब हुआ क्या कि कुछ रजिस्टर उसमें से टूट गए वहां पे जाते जाते। तो क्या हुआ, उस कंपनी ने वो रजिस्टर वापस भेजे और फिर बोला कि इसका रेजिस्टेंस आप हमें बताओ कि क्या होगा। तो फिर उसने उसको बना के फिर वापस भेजा, फिर उसका रेजिस्टेंस बताया। अब जो कंपनी रजिस्टर बना रही थी उसका बेटा बड़ा हुआ, उसने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि जब आपको रेजिस्टिविटी एक फिक्स्ड, आपको पता है कि रेजिस्टिविटी तो कॉपर है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई, वो चेंज नहीं होगी। आयन है तो आयन की रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई, वो चेंज नहीं होने वाली। चेंज क्या होगा, लेंथ एंड एरिया। तो अगर उसने ये कहा कि पापा अगर हम उस बंदे को रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे दें, क्या दे दें, रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे दें, फिर तो उसके पास लेंथ और एरिया, डायमेंशन तो है ही उसके पास में, क्या वो उसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकता है? हम यहाँ से लिख के भेजते हैं, वो टूट जाता है, फिर वो वापस आता है, फिर हमें बना के फिर भेजना पड़ता है उसकी वैल्यू बता के। अगर मान लो हम उसे ये फैक्टर बता दें, रेजिस्टिविटी वाला फैक्टर बता दें, तो क्या वो रेजिस्टेंस अपने आप निकाल लेगा, यस और नो? Yes, sir. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेजिस्टिविटी का फैक्टर बताना शुरू कर दिया, भाई ये मटेरियल भेज रहे हैं, इसका रेजिस्टिविटी इतना है, फिर लेंथ और एरिया पता है, उसने अपने आप कैलकुलेट करके निकाल लिया कि इतना रेजिस्टेंस चाहिए, इतना लेंथ होनी चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए। बोलो क्लियर हो गई बात? तो उसका काम क्या हो गया, आसान हो गया। इसलिए बुक्स के अंदर आप देखना, कभी भी आपको रेजिस्टेंस नहीं गिवन होगा कि भाई कॉपर का रेजिस्टेंस इतना, आयरन का रेजिस्टेंस इतना, एल्यूमिनियम का इतना, सिल्वर का इतना, गोल्ड का इतना, ऐसा कभी रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता है। क्या गिवन होता है, रेजिस्टिविटी गिवन होती है। क्या गिवन होती है, रेजिस्टिविटी। बिकॉज रेजिस्टिविटी का जो फैक्टर है उसका यूज करके आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. हाँ पक्का? सर। चलो बहुत Yes. बढ़िया। ओके, आगे देखिए। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो ये होता है ओम।
और इसका सिंबल होता है ये, राइट। सिमिलरली कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो वो होता है मो। क्या होता है? मो। और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 10th में मुझसे पढ़े उनको ये पता होगा क्योंकि मैंने बताया हुआ है। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बताया होगा, राइट। फिर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका यूनिट क्या होता है? तो ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। सिमिलरली सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? तो सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो उसका यूनिट होता है मो इंटू मीटर इनवर्स। बोलो, क्लियर है? कंडक्टेंस का एक और यूनिट होता है जिसे कहते हैं सीमेंस, ठीक है, SI से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? बोलो, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। एक बात बताइए मुझे, मान लो मैंने ये एक ऐसा कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी सब कुछ फिक्स कर दिया है, राइट। अब इसमें से जो करंट पास होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने कांस्टेंट कर दिया उसके लिए। अब मैं करंट को यहां से एंटर कर रहा हूं या करंट को यहां से एंटर कर रहा हूं, क्या करंट में कोई चेंज आएगा? मान लो मैंने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसका लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ये सब कुछ कांस्टेंट कर दिया है। क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया। क्या उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा? क्या उसका रेजिस्टेंस में कोई चेंज हो सकता है? देखिए यहां पर लेंथ आपकी ये है, यहां पर लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, होगी कि नहीं? चलो इस एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको इसे। यहां पर हमने क्यूब ले लिया है जिसकी डायमेंशन है A, B एंड C। नाउ सपोज अगर करंट यहां से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से I1, तो रेजिस्टेंस R1 क्या होगा? रॉ L कितनी आएगी? A, एरिया कितना आएगा? B इंटू C। लेंथ आपको यही लेनी पड़ेगी ना, ये वाली, ये वाली, राइट। अगर मैं बात करूं कि करंट को मैं फ्लो करवा रहा हूं इस डायरेक्शन में, I2 करंट, तो R2 क्या आ जाएगा? R2 आप लिखेंगे रॉ इंटू लेंथ कितनी आएगी? लेंथ आएगी B, और एरिया कितना आएगा? तो A इंटू C। सिमिलरली अगर मैं करंट की डायरेक्शन D ले लेता हूं, I3 क्रॉस किया, इसका मतलब कहां जा रहा है? इनवर्ड्स। तो R3 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? रॉ इंटू लेंथ, लेंथ कितनी आएगी? C, और एरिया A इंटू B। अब बताइए क्या तीनों ही कंडीशन के अंदर आपको रेजिस्टेंस अलग अलग मिला कि नहीं मिला? रेजिस्टेंस अलग मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर। इसका मतलब रेजिस्टेंस एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसे हम कहते हैं डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या कह सकते हैं? डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट।